तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी लाइटिंग की, जिस वजह से थोड़ा सा हम लोग का कनेक्शन ब्रेक हो गया था। अब हम लोग फिर से आ गए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। जहां तक पढ़ चुके थे वहीं से थोड़ा और आगे चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ब्याज की दर के बारे में, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, करेंसी एंड क्रेडिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसको हम मुद्रा एवं साख बोलते हैं। और इसका नियंत्रण कौन करता है, यानी रेगुलेशन कौन करता है, यानी आरबीआई के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में निजीकरण हो रहा है। जो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था उसका उल्टा हो रहा है। पहले निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंक बना दिया गया था, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बैंकों का 1969 में। और प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका विरोध आप लोग देख ही रहे हैं। 4 दिन अभी बैंक्स में बंद थे, उन सब चीजों को आप देख सकते हैं, हड़ताल वगैरह। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जिसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं, ये ऋणी वर्ग को लाभ और बॉन्ड धारकों को हानि पहुंचाता है। बताइए होता ऐसा क्यों है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए क्या है, क्या बोला गया है, ऋणी वर्ग। ऋणी वर्ग का मतलब क्या होता है, ऋणी वर्ग का मतलब जो लोन लिया हुआ है, ठीक है, और एक बॉन्ड धारक जिन्होंने बॉन्ड परचेज किया हुआ है। दोनों में अंतर समझ लेते हैं पहले। एक है पर्सन ए, जिसने क्या किया है, एक बॉन्ड खरीदा है, सॉरी इनने क्या है, इन्होंने लोन लिया है। लोन लिया कितने का, 20,000 रुपए का, ठीक है, 20,000 रुपए का मान लिया लोन लिया। एक है मिस्टर बी, एक है मिस्टर बी। मिस्टर बी की क्या सिस्टम है, मिस्टर बी ने एक बॉन्ड खरीदा है। कौन सा बॉन्ड खरीदा है, कौन सा बॉन्ड खरीदा है, इन्होंने 20,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा है। ये समझ सकते हैं कि 20,000 रुपए का इन्होंने बॉन्ड खरीदा है। जब भी ये बॉन्ड भजाएंगे तो इनको 20,000 रुपए की जो है पैसे मिल जाएंगे, या फिर उस पर जो भी टैक्सेस होंगे वो मिल जाएंगे। लोन की बात की जाए तो मिस्टर ए जो है लोन लिए हैं 20,000 रुपए का। तो जब इन्फ्लेशन होगा यानी कि मुद्रास्फीति होगी तो मुद्रा की कीमत घट जाएगी, ठीक है। रुपए की कीमत क्या हो जाएगी, मान लिया घट गई, ठीक, रुपए की कीमत जब घट गई, एक तरीके से डिमांड कम हो गई, तो जो 20,000 रुपए लोन लिया हुआ पर्सन है वो फायदे में चला जाएगा। वजह क्या है, मुद्रा की रेट जब कम हो गई, मान लीजिए एक रोटी 5 रुपए में मिलती थी, अब वही एक रोटी 100 रुपए में मिलने लगी। 100 रुपए मिले यानी कि मुद्रा की वैल्यू जो है डाउन हो गई, यानी मुद्रा जो है डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गई, ऐसा मान लो। मतलब एक मोटी मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति ऐसी होती नहीं है, बट एक एग्जाम्पल देके आपको बता सकता हूँ, ठीक है। मुद्रा की स्थिति कमजोर होती है, तो जो 20,000 की वैल्यू थी, वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 20,000 की वैल्यू थी, वो मान लिया 1,000 रुपए के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो 1,000 रुपए के बराबर की जो कमाई करने वाला आदमी है, 1,000 रुपए की बराबर करने वाला कमाई करने वाला जो आदमी है, वो लगभग मतलब जो है और ज्यादा कमाई करने लगेगा। ये हम लोग देख सकते हैं। नॉर्मली आप ऐसे समझ लो ना, जब रुपए की वैल्यू डाउन होगी तो 20,000 रुपए चुकाना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 20,000 रुपए में हो सकता है आप लोग कुछ ही सामान खरीद पाए, बहुत ज्यादा सामान ना खरीद पाए। उसके बाद आगे हम बात करते हैं जब किसकी, बॉन्ड की बात करते हैं। बॉन्ड धारक यानी जिसने बॉन्ड खरीदा है, बॉन्ड धारक की क्या क्वालिटी है, उसने बॉन्ड खरीदा है 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का जब बॉन्ड खरीदा है तो उसको जब भी भजाने के लिए जाएगा, तो उसको जब भी वापस करेगा या फिर किसी और को सेल करेगा तो उससे 20,000 ही मिलेंगे। जिस समय उसने परचेज किया था उस समय 20,000 की वैल्यू ज्यादा थी, ठीक है। नंबर पे मत जाइए, उससे कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं उस पे जाइए। तो बॉन्ड धारक वाला जो है ये तो चला जाएगा नुकसान में, और जिसने लोन लिया था वो चला जाएगा मुनाफे में। इसी वजह से ऐसा कहा गया है यहाँ पे कि जो मुद्रास्फीति होती है वो ऋण धारक को, ऋणी वर्ग को लाभ पहुंचाती है और बॉन्ड धारकों को हानि पहुंचाती है। अगर सिक्के ढालने की बात की जाए तो सिक्का ढालने का एकमात्र अधिकार किसका है, भारत सरकार को। देखिए यहाँ आरबीआई और भारत सरकार अलग अलग हो जाते हैं। आरबीआई नोट छापती है, ठीक है, और सिक्के ढालने का काम कौन करता है, तो हमारा भारत सरकार करता है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। एक होती है हमारी ब्लैक मनी, जैसे हम लोग बोलते हैं काली मुद्रा। ये कैसी मुद्रा होती है, ऐसी मुद्रा यानी ऐसी करेंसी या ऐसा पैसा जिसपे इनकम टैक्स नहीं दिया जाता है। ऐसा आपने इनकम किया जिसपे टैक्स नहीं दिया, जिसकी ब्यौरा आपने सरकार को नहीं दिया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ब्लैक मनी बोलते हैं। ब्लैक को व्हाइट करने के लिए पॉलिसी आई थी ना, वो सारी पॉलिसीज को आप लोग देखते रहिएगा। कुछ चीजें आपके लिए करेंसी से रिलेटेड है, जैसे बांग्लादेश में टका चलता है, नेपाल में नेपाली रुपया, इराक में दिनार, इटली में यूरो, थाईलैंड में बहत, वियतनाम में डोंग, ईरान में रियाल, चीन में युआन और रेनमिनबी दोनों चलता है, ठीक है। जापान में येन, भारत में रुपया चलता है, तुर्की में टर्किश लीरा, मलेशिया में रिंगरिट एंड दक्षिण कोरिया में वॉन नाम का जो है करेंसी चलती है। बहुत सारी नई करेंसीज भी आ रही हैं। जैसे ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन अपनी एक डिजिटल करेंसी लाने वाला है, जिसे हम लोग ब्रिट कॉइन के नाम से जानते हैं, BRIT
BCOIN। एक होता है बिटकॉइन जो कि हम लोग क्या क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं, एक होती है ब्रिटकॉइन जिसे हम डिजिटल करेंसी के रूप में जान सकते हैं। एक शब्द होता है बुल, एक शब्द होता है बियर। ये शेयर बाजार से जुड़े हुए होते हैं, बुल और बियर। बुल मतलब स्टॉक जब ऊपर जाते हैं, बियर मतलब जब नीचे जाते हैं, ठीक है। सॉरी इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखते रहेंगे, बुल एंड बियर। इसका मतलब क्या होता है ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि किससे रिलेटेड है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। भारतीय रुपए को मार्च 1994 से चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया, यानी चालू खाते में जो मुद्रा है उसको चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। और सरकार की बात की जाए तो इंश्योरेंस का जो व्यवसाय है, बीमा का जो व्यवसाय है, उसके रेगुलेशन के लिए इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन अथॉरिटी इसका एक गठन किया गया है, इरेडा जिसको बोलते हैं, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA, इरेडा जिसको बोलते हैं, इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण। ओके। भारतीय जीवन बीमा निगम भी जो है ये क्या करता है, एक तरीके से इंश्योरेंस का ही काम करता है। एक सरकारी मतलब संगठन की, यानी पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है, निगम है एक तरह का बेसिकली, जिसके भी प्राइवेटाइजेशन की बात प्रेजेंट टाइम में की जा रही है, जो कि एक बोला जा रहा है कि बहुत अच्छा स्टैंड नहीं हो सकता है आगे के लिए, ठीक है। खैर इसको ध्यान में रख सकते हैं, जिसे हम LIC कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, जिसको कि हम लोग 1956 में देखते हैं कि इसकी स्थापना होती है। और एश्योरीज जो होता है, एश्योरीज, ये सब जो है बीमा से ही संबंधित है, बीमा कराने से ही संबंधित है। अब हम लोग थोड़ा सा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देख लेते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली डील करना है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे और समझेंगे। थोड़ा सा आप समझिएगा, पंचवर्षीय योजना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 यानी 1947 में 15 अगस्त के दिन, इसके बाद हम लोग को प्लान बनाने की जरूरत पड़ी कि हम लोग किस प्लान पे अपने देश को चलाएंगे। कोई प्लान तो है नहीं। तो 1950 में जब हमारा एक तरीके से 26 जनवरी 1950 को जब हम लोगों के पूरी तरीके से संविधान बन करके सामने आ गया, 26 जनवरी का दिन, जिस दिन गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ बन गया। अब हमें जो है खुद का एक प्लान बनाना था, खुद की चीज़ों को आगे ले जाना था और खुद के लिए अपने देश को चलाने के लिए बहुत सारे मतलब आगे काम करने थे। उसके लिए क्या बनाया गया, उसके लिए बनाया गया पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। कौन सी? पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि 5 वर्ष के लिए कुछ योजना बनाइए, कुछ योजनाएं बनाइए और उन योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए या फिर कुछ टारगेट रख करके ये कहिए कि कब तक इसको पूरा करेंगे। तो 5 वर्ष का टारगेट दिया जाता था। 5 वर्ष की सरकार, 5 वर्ष की योजना, इसी को लेकर के पंचवर्षीय योजना चलाई गई। तो सबसे पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, ये कब से आई? ये आई 1951 से लेकर के 1956 तक, यानी 1956 तक। इसमें क्या रखा गया? इसमें लक्ष्य रखा गया कि हमें जो है कृषि को प्राथमिकता देनी है। इसमें हमें कृषि को प्राइमरी मतलब सेक्टर में रखना है। प्राइमरी सेक्टर तो है ही, कृषि पे हमको ज्यादा जोर देना है, क्योंकि उत्पादन इतना अधिक नहीं हो पाता था हमारे लिए। जोत के एरिया आकार तो बहुत ज्यादा होता था, लेकिन हम लोग इतना उत्पादन नहीं कर पाते थे कि अपने ही लोगों का पेट भर सकें। इसलिए हम लोग विदेशों से मंगाते थे गेहूं। अमेरिका से उसी समय गेहूं मंगाया गया था, जो कि एक सड़े हुए अनाज, बहुत ही खराब किस्म का गेहूं जो है यहाँ भेजा गया था। तो ये देख करके कहा गया कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए पहली प्राथमिक पंचवर्षीय योजना जो लगाई गई, इसमें टारगेट रखा गया था 2.1% का एक तरीके से विकास दर सोचा गया था। 2.1% का हमारा विकास दर होगा, इसको टारगेट किया गया था। लेकिन सरकार ने जब लास्ट किया पूरी तरीके से 5 वर्ष बाद देखा, तो हमको कितना परसेंट आया? हमें 3.6% यानी 3.6% की बढ़ोतरी मिली। ये देख करके सरकार का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। अब बढ़ा तो फिर उसके बाद से दूसरे पंचवर्षीय योजना का टाइम आया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 में लाया गया। देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, थोड़ा सा मैं कट करूंगा। पहली पंचवर्षीय योजना आपसे पूछता है किस मॉडल पे आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। कौन सी? एक हेराल्ड और एक डोमर। ये दोनों लोग कौन थे? ये दोनों अर्थशास्त्री थे। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, जिसमें कृषि पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। ओके, इसके बाद आ जाती है हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, यानी सेकंड 5 ईयर प्लान जो आ जाता है हमारा। सेकंड 5 ईयर प्लान जो आ जाता है, ये कब से कब तक चलता है? तो आपको मैंने बताया था 1956 से लेकर के 61 यानी 1961 तक ये चलता है हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या टारगेट किया गया कि देखिए कृषि में तो हम लोग अच्छे तरीके से चले गए, कृषि हम लोग का अच्छा चल रहा है। अब हम लोग उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे। इसी वजह से आप लोग देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना जब चलती है 56 से 61 तक, इसमें बहुत सारे जो हमारे उद्योग धंधे हैं, बड़े बड़े स्टील प्लांट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए नेहरू महालनोबिस मॉडल एक अपनाया गया था। कौन सा? नेहरू महालनोबिस। ये हमारे जवाहरलाल नेहरू थे और महालनोबिस साहब एक थे, ठीक है, जिन लोगों ने मिल करके, ठीक है, महालनोबिस
नेहरू महालनोबिस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, महालनोबिस मॉडल पे जो है इसको लेकर के आया गया, जिसमें क्या किया गया था, उद्योगों पे ध्यान देने की बात कही गई थी, उद्योगों को आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। इसमें दूसरी बार जब टारगेट रखा गया तो टारगेट इन्होंने क्या रखा, 4.5% कहा गया, ज्यादा मतलब कम नहीं रखना है, अब हमें टारगेट ज्यादा रखना है, हम लोग बड़े लोग हैं भाई, एक बार हम लोगों ने टारगेट बहुत अच्छा अचीव किया तो दूसरी बार और अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो 4.5% इन्होंने इस बार टारगेट रखा और गेटिंग कितनी हुई, पाया कितना इन्होंने, 4.27%। अब इनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हाई पे था, 4.5 से थोड़ा कम ही है, 4.27, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि लगभग एकदम आसपास अभी आजाद हुआ देश है और अपने सारे टारगेट्स को ये प्राप्त करते जा रहा है। तो इन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस से भर गए और जब इन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना निकाली तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि अब क्या किया जाए, तो कृषि, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें कहा गया अब हम लोग कृषि और उद्योग दोनों को जोड़ करके, कृषि और उद्योग दोनों को जोड़ करके दोनों के एक तरीके से सामरिक एक सम्मिश्रित विकास के ऊपर हम लोग ध्यान में देंगे कि कृषि और उद्योग दोनों को आगे बढ़ाया जाएगा, इसको टारगेट में रखा गया। अब कहा गया कि अब हम लोग लक्ष्य विकास दर, जो लक्ष्य विकास दर है उसको कितना रखा जाए, तो इस समय कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि 5.6% जो है लक्ष्य विकास दर को टारगेट किया गया कि 5.6% हम लोग क्या करेंगे, टारगेट मतलब अचीव करेंगे, इसका हम लोग विकास दर यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट की जो मतलब रेट है इतना हम लोग प्राप्त करेंगे, इतना हमारा डेवलपमेंट होगा। कब से कब तक चली थी, तो ये 1961 से लेकर के 1966 तक चली थी। और इसी बीच में क्या क्या हुआ था ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार हैं। 1961 में तुरंत ही बाद 1962 में क्या हुआ था, तुरंत हमारा भारत चाइना का युद्ध हो गया था। इसके बाद 1965 में क्या हुआ था, 1965 में हमारा क्या हुआ, डायरेक्टली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गई थी। 1962 और 1965 दो लड़ाइयां झेल करके भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। डाउन होने के बाद प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि यहाँ पे दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। और एक और प्रॉब्लम आपको मैंने बताया था 1966 में बंगाल में भी भीषण अकाल पड़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें जब लोग डील करना शुरू किए, भारत में इतनी सारी प्रॉब्लम आई, तो प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई और इसी में जवाहरलाल नेहरू की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इस वजह से देखा गया भारत की बहुत ज्यादा लॉस हुआ, बहुत ज्यादा एरिया पे, डिप्लोमेटिकली, फिर उसके बाद बोला जाए इकोनॉमिकली तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ। और अगर बात कर लीजिए हम लोग पॉलिटिकली, तो देश का प्रधानमंत्री अगर डेथ हो जाती है उसकी तो क्या हम लोग देख सकते हैं, ये आपको पता ही है। फिर उसके बाद से शास्त्री जी की मृत्यु, ये भी आप लोगों ने देखा। इसके बाद 3 साल का एक तरीके से गैप लिया जाता है, 3 ईयर्स का 3 साल का गैप लिया जाता है, यानी 1966 से लेकर के 69 तक का गैप लिया जाता है 3 साल का, कि अब हम लोग कहते हैं कि अब हम लोग जो भी प्लान करेंगे बहुत कुछ सोच समझ करके करेंगे। भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन चली जा चुकी थी और इस 3 ईयर को बोला जाता है प्लान हॉलीडे, यानी कि अवकाश योजना। अवकाश योजना के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। और ये हॉलीडे जो था, ये प्लान हॉलीडे जो था एक तरीके से किया गया था ताकि हम लोग थोड़ा सा होल्ड कर सकें, चीजों को समझ सकें, फिर उसके बाद आगे बढ़ सकें। और इसके बाद आगे बढ़ना फिर से शुरू किया जाता है। और फिर आती है हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें हम लोग देखते हैं इंदिरा गांधी की पावर को, सॉरी 5वीं नहीं, इससे पहले तो चौथी आएगी ना, तीसरी तक हुई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसमें कि इंदिरा गांधी का पावर हम लोग देखते हैं 1969 से 74 तक। कब से, 1969 से लेकर के 74 तक। और यहाँ पे क्या कहा गया था, यहाँ पे जो लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया जाए, न्याय भी किया जाए और फिर गरीबी एक तरीके से जो गरीबी बढ़ती चली जा रही है, गरीबी का विकास हो रहा है, उसको हम लोग कम किया जाए। इस समय जो टारगेट रखा गया, कहा गया बहुत ज्यादा कम नहीं, हम लोग टारगेट 5.6% अचीव करने का टारगेट रखेंगे। ठीक है, लक्ष्य जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया, ये क्या रखा गया, 5.6%। और पाया कितना गया, लास्टली 3.3% ही गेटिंग्स हुई, 3.3%। देखिए जब तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी 5.6% ही रखा गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी क्या रखा गया था, लक्ष्य 5.6% ही रखा गया था, लेकिन गेटिंग्स कितनी हुई थी, यानी हम लोग पाए कितने थे, तो 2.84% बस प्राप्ति हुई थी लक्ष्य की, जो हमारे जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारी कितनी प्राप्ति हुई थी, लक्ष्य विकास दर कितना हम लोगों ने हासिल किया था। फिर जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसमें आप लोगों ने देखा है 3.3%। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बहुत सारी चीजें, 74 तक आते आते तो आप लोगों ने देखा भी कि कैसे बांग्लादेश को भी मुक्त करा लिया गया था, तो भारत की पावर। और 74 में स्माइलिंग बुद्धा नाम का एक हमारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। ये कहा गया था कि हम शांति के लिए कर रहे हैं ऐसा परीक्षण, तो उस समय भारत की जो न्यूक्लियर पावर है वो भी बढ़ गई थी और इस वजह से ये देखा गया था कि भारत जो है एक तरीके से शक्ति संपन्न होता चला जा रहा था। ठीक है, इसके बाद जो 5वीं पंचवर्षीय योजना आती है, बहुत ज्यादा हम लोगों को पढ़ना नहीं है पंचवर्षीय योजना, लेकिन 5वीं तक बता देता हूँ। 1974 से लेकर के
1974 से लेकर के 1979 यानी 79 तक ये चलता है। इसमें गरीबी को कम करने का लक्ष्य रखा जाता है, गरीबी को कम करने का लक्ष्य रखा जाता है और आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, यानी आत्मनिर्भर बनाने की बात की जाती है। फिर से जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, ये सब इसी सब चीजों का एक तरीके से एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। इसमें भी जो टारगेट रखा गया डेवलपमेंट का, यानी विकास की दर का जो टारगेट, ये 5.6% ही रखा गया और इसमें जो प्राप्ति हुई 4.8% की, यानी 4.8% की प्राप्ति हुई। इसको देख करके फिर से थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस जगा और धीरे धीरे लाइफ जो है पटरी पे आनी चली गई। ठीक है, प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो अब पंचवर्षीय योजना नहीं चली है, लेकिन आखिरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि कब से चला था, ये चला था 2012 से लेकर के 2017 तक। 2012 से 2017 तक एक योजना आयोग हुआ करता था, जो कि 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना का प्लान करता था, डिजाइनिंग करता था, ड्राफ्टिंग करता था। इसमें हम लोगों ने टारगेट क्या रखा था, 10%। हम लोगों ने टारगेट रखा था, भारत ने 10% विकास दर को प्राप्त करना, 10% विकास दर को प्राप्त करना, और प्राप्ति कितनी हुई थी, 7.9%। वार्षिक विकास दर की बात की गई थी, वार्षिक विकास दर 10% पाने का टारगेट किया गया था। लक्ष्य ये था कि हम लोग जो है सालाना 10% की आर्थिक विकास दर प्राप्त करेंगे और प्राप्ति 7.9% की हुई थी। इसके बाद एक अमेंडमेंट होता है और योजना आयोग को चेंज कर दिया जाता है नीति आयोग में, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नीति आयोग। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारा कुछ पढ़ा था। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा डील करने से पहले हम लोग योजना आयोग की बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग योजना आयोग की बात करते हैं, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो अध्यक्ष के बारे में तो हमको जानना नहीं है, लेकिन जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, अहलूवालिया सॉरी अहलूवालिया ऐसे करके कुछ नाम था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसकी इंक थोड़ी सी कम हो गई है आई थिंक। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया कहते हैं, ये उपाध्यक्ष थे किसके, योजना आयोग के, जो कि आखिरी योजना आयोग के अध्यक्ष थे। 2017 में इन्होंने क्या किया, अपनी रेजिग्नेशन यानी कि जो हमारा इस्तीफा एक तरीके से होता है, इस्तीफा क्या एक तरीके से जो भी अपना कार्यभार था उससे मुक्त हुए। और उसके बाद जब नीति आयोग आया, तो नीति आयोग जब सबसे पहले सामने आता है, तो इसमें पहली बार बात की जाए तो इसमें क्या किया जाता है, 3 ईयर एक्शन प्लान की बात की जाती है। तीन कई सारी चीजें की जाती है। अब योजना बनाने का काम नीति आयोग करेगा, और जो पंचवर्षीय योजना थी उसको कन्वर्ट करके कहा गया 3 ईयर एक्शन एजेंडा होगा। 7 ईयर के लिए कुछ टारगेट किया जाएगा और 15 साल में जो टारगेट हैं उसको अचीव किया जाएगा, यानी 3 पार्ट में कर दिया गया पूरे पार्ट को। ठीक है, 3 साल में कुछ टारगेट होंगे, 7 साल में कुछ टारगेट होंगे और 15 साल में कुछ टारगेट होंगे। सबसे मोटे मोटा लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इस तरीके से अचीव किया जाएगा ताकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड होते चले और लंबे बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जाए, छोटे लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जाए और मीडियम जो लक्ष्य हैं उन सभी को भी प्राप्त किया जाए। इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए तो चीजें जो हैं बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी। ये सब कुछ लक्ष्य करके आगे ले करके चला गया। अब इन सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नीति आयोग के बारे में आप लोग जानते ही हैं बहुत कुछ। प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार प्रेजेंट टाइम में कौन है, राजीव कुमार प्रेजेंट टाइम में कौन है, उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। CEO कौन है नीति आयोग के, तो अमिताभ कांत। ये तो आपको मैं अक्सर बताता हूँ, अमिताभ कांत, जस्ट वेट, अमिताभ कांत क्या है, CEO हैं किसके, नीति आयोग के। ये सब कुछ थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग चीजों को देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे किस चीज की बात की थी, हम लोगों ने यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1951 से लेकर के 56 तक चला था। हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इंग्लिश में इस तरीके से हो जाता है, हेराल्ड बोल देते हैं उसको। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है 1956 से लेकर 61, नेहरू महालनोबिस मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। रीजन क्या है, पीछे आप लोग देख सकते हैं, पीछे जाकर के फिर से देख सकते हैं क्लास को। तीसरी पंचवर्षीय योजना फिर आई थी हमारी 61 से 66 तक, आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्तिवान बनने पर बल दिया गया था। जिसका रीजन क्या था, बाद में जाकर के इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी, ये सब कुछ तो हम लोगों ने देख ही लिया था। ओके, आगे अब हम लोग और चीजों को देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे कि 66 से लेकर 69 तक के लिए जो काल 3 साल का गड़बड़ हुआ था, इसको योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे बोला जाता है। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी 69 से 74 तक। मुख्य उद्देश्य इसका स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की और एक तरीके से आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाए। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 79, मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था।
उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने बात किया था कि 1978 से 79 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर दिया जाए, यानी विदेशों पे जो हमारी निर्भरता है उस निर्भरता को पूरी तरीके से कम कर दिया जाए, आत्मनिर्भर भारत सही मायने में बन जाए। 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से 1 वर्ष पहले 1978 में भी समाप्त कर दी गई थी। वजह कुछ वही सब इकोनॉमिकल क्राइसिस थे और उसके बाद से जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, ये सारी चीजें होती हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, 12 से 17 तक। ये केंद्र बिंदु एक तरीके से माना जाता है। तीव्र, धारणी और अधिक समावेशी विकास इस समय रखा गया था। क्या रखा गया था? टारगेट रखा गया था। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अभी यही बीता है 2017 में। तो इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु थे, जीडीपी दर को 8% करना, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4% करना, और भारत के द्वारा जो पहली मानव विकास रिपोर्ट लाई गई थी, ये 2002 में जारी की गई थी। इसी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाया गया था, और बंधुआ मजदूरी यहीं पे खत्म करने की बात की गई थी। ये सारी चीजें एक्शन प्लान में, और ये सारी चीजें जो पंचवर्षीय योजना है, ताकि हम लोग भारत को एक तरीके से अच्छा और सफल राज्य बना सकें, राष्ट्र बना सकें, इसके लिए ये सारी चीजें की गई थी। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, ठीक है, उन्मूलन करने के लिए जो बंधुआ मजदूरी अभी भी चल रही थी, इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया 1976 में, और ये अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 से प्रभावी माना गया, जिसमें अगर कोई बंधुआ मजदूरी कराता है, यानी किसी को जबरन काम कराता है और उसको कुछ भी पेमेंट नहीं करता है, उसको अपना एक तरीके से खरीदा हुआ नौकर मानता है, तो उसके लिए क्या है, बहुत ही प्रावधान किए गए कि उनको किस तरह की सजा दी जाएगी। इसी के लिए ये एक्ट अलग से लाया गया। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोई पाई जाती है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ही पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? एक बेरोजगारी होती है, कई तरह की होती है, घर्षणात्मक होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, लेकिन खैर हम लोग यहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करेंगे। मान लीजिए एक खेत है, इसमें 5 लोगों के काम करने से काम चल जाएगा, ठीक है, एक परिवार के 5 लोग हैं, लेकिन 5 लोगों की जगह अगर वहां पे 11 लोग काम कर रहे हैं उसी खेत में, तो 5 लोग तो हो जाएंगे जो नॉर्मली रोजगार प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन ये जो 6 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ये भी बेरोजगार माने जाएंगे, और इनको बोला जाएगा कि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के एक तरीके से शिकार हैं। यानी इनको रोजगार तो मिला हुआ है, लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी है, एक्स्ट्रा में काम कर रहे हैं, और लोग की भी पेमेंट को काट रहे हैं, और अपना भी पेमेंट जो है एक तरीके से गड़बड़ कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये चीजें कृषि में ज्यादा देखी जाती हैं। क्यों? रीजन यही है कि बड़े बड़े परिवार होते हैं, और खाने और पेट पालने के लिए सिर्फ एक यही होता है, इनका खेती होता है, इस वजह से ये सारी चीजें थोड़ा सा देखने को हमें मिल जाती हैं। ओके, एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी बीच में प्रॉब्लम्स हुई उस सब चीज़ के लिए खैर सॉरी, और सही कर दिया जाएगा इन सारी चीज़ों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, आप सारी चीज़ों को रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।